बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा वादा रहा है कि एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए, यानी लोकसभा विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ होने चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे, जब जैसे ही आपके सामने बात रखी जाए कि क्या देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, तो सबको लगता है इसके बहुत सारे फायदे हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ज़रूरी भी है, ये भी सच है। लेकिन व्यावहारिक रूप से कई चुनौतियाँ भी हैं और इसको दूर करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपने सुझाव दिए हैं। अब इसको एक तरीके से लागू करने पर और इसी टेन्योर में लागू कर दिया जाएगा, ये बात तय मानी जा रही है। इसी पर आज बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार अब अपना एक और वादा निभाने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से संकेत मिले हैं कि एक देश एक चुनाव का बिल मौजूदा सरकार के इसी कार्यकाल में होगा, यानी मोदी 3.0 में। जानकारी मिली है कि सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है कि मोदी 3.0 के कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव प्रारंभ कर दिया जाए। कुछ दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। 191 दिनों में तैयार इस 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। अब यह माना जा रहा है कि नीति आयोग भी जल्दी अपनी रिपोर्ट दे देगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था। एक देश एक चुनाव के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के अपने प्लान को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वतंत्र भारत में एक देश एक चुनाव की बात बहुत पहले से कही जा रही है और उस समय की सरकारों में भी इस पर बात होती रही है, लेकिन किसी न किसी कारण से मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। इसीलिए इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। जहां तक बात राजनीतिक दलों की है, तो जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इसे तर्कसंगत नहीं बताया। ब्रूट मेजॉरिटी थी जब इन्होंने ये चीज लाई थी। मकसद क्या था? प्रेसिडेंट बनने का। प्रेसिडेंट, आप देखना, जो मैं बात आपसे कहता हूँ यही करेंगे ये। इनको डेमोक्रेसी की तरफ नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। अनेकता में एकता, ये है भारत। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। जो सरकार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती, वो पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे करवाएगी? पिछले 10 साल से ये हम लोग सुन रहे हैं, देश सुन रहा है। और अगर ऐसा था तो अभी 4 राज्यों का चुनाव एक साथ कराने में क्या दिक्कत थी? लेकिन जो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ जो सरकार नहीं करा सकती, जो इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता, वो पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे करा सकता है? तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। आपको बता दें कि 1967 तक एक साथ चुनाव कराने का चलन था, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और दिसंबर 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद चुनाव अलग से कराए जा रहे हैं। हालांकि दोबारा से एक साथ चुनाव कराने की संभावना 1983 में चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में उठाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मोटे मोटे तौर पर समझें तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल, खासतौर पर जो छोटे दल हैं, अपने अपने राज्यों की सियासत करते हैं, वो इसके पक्ष में आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात, जो गठबंधन की राजनीति है उस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में आप अलग समीकरण देखते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग समीकरण देखते हैं। ये तो कुछ पॉलिटिकल पहलू हैं। कई और गहराई से समझने वाली बातें हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिसमें मेरी मदद करेंगे अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, सुनील मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ेंगे चुनाव विश्लेषक के तौर पर, संजय चड्डा जी जो कानून के जानकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यश, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मैं अभी कांग्रेस का रुख नहीं देख पाया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप लोगों का रुख क्या है? प्रवीण जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारा रुख हमारे कई बड़े नेता समय समय पर बताते रहे हैं और आपके सवाल में मनोरंजक पहलू यह है कि खुद बीजेपी को भी नहीं पता है कि अभी उसका क्या रुख है। 10 साल हो गए हैं इनको वन नेशन वन इलेक्शन करते हुए।
ये फोकट जो इनके 50-60 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें मैसेज डालते हुए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव जीते उसके पहले चलता था कि काला धन आएगा, पेरिस जैसी रबर की सड़कें हो जाएंगी। मुझे नहीं पता रबर की सड़कें कहाँ हैं, लेकिन दूध 2 रुपए लीटर होगा, पेट्रोल तो फ्री में बटेगा। उसी तरह ये चुनाव के समय इनको याद आता है कि आओ भैया एक नया किस्सा छोड़ दो मार्केट में, उसकी हवा बनाओ और जबरदस्ती लोगों को बताओ कि हम बहुत काम कर रहे हैं। ये 10 साल से चिल्ला रहे हैं, जैसा अभी आपकी रिपोर्ट में भी हमारे वरिष्ठ नेता ने बताया। 10 साल हो गए इनको बोलते बोलते। ये अपना खुद का एक इतना बड़ा जिस कैंपेन पे ये वोट मांगते हैं वो नहीं इंप्लीमेंट कर पाए ये। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये हमें कुछ कहने की नहीं, फिलहाल बट जरूरत ही नहीं। यश फिर भाई हम आप यही लोग, कहेंगे। यश भाई ये हालांकि अनिरुद्ध जी से मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन 370 राम मंदिर, ये 2-3 ऐसी चीजें थी, इनके विषय में भी लगभग यही रुख था आप लोगों का और वो हो गया। तो अगर मान लीजिए, चलिए मैं कहता हूं कि व्यवहारिक रूप से अगर इसके लिए प्रयासरत होते हैं, करते हैं, तो आपका रुख क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। प्रवीण जी, 370 के बारे में भी जो हमारी आपकी बात है और वहां पे जमीन पे जो सच है वो थोड़ा सा अलग है। राम मंदिर अभी बना भी नहीं है और ये उसका श्रेय लेने गए थे, हार गए। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें एकमात्र सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये राज्यों से बिल्कुल भी सलाह मशवरा नहीं चाहते। इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर राज्यों को एक स्तर पर अपने खुद के निर्णय लेने की आजादी देता है, लेकिन उसके खिलाफ बीजेपी वाले हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि एक ही बार में पूरा देश हम झटक लें और उसके बाद पूरा देश उठा के अडानी को बेच दें। वो हम होने नहीं देंगे। फिर भी वन नेशन वन इलेक्शन, मेरा सवाल कायम है। नहीं हो सकता प्रवीण जी। आपका आप इसको लेकर नेगेटिव हैं कि मतलब ये नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं हूं मैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है प्रवीण जी। ये राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है और ये खुद भी कभी नहीं कर पाएंगे। आप इसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वन नेशन नहीं, नीति ही गलत है प्रवीण जी, नीति ही गलत है। चलो मैं इसको और समझेंगे, क्योंकि ये नीति नई नहीं है, ये पहले थी हमारे यहाँ व्यवस्था, लेकिन उसको और समझेंगे। अनिरुद्ध जी, कई बातें यश भाई ने कही हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत इतनी क्यों की जा रही है। क्या ये एक बार फिर राजनीतिक कोई जुमला है आप लोगों का, या इसके प्रति अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से ज़मीनी धरातल पर लाएंगे, थोड़ा दर्शकों को बताएं, यश भाई को बताएं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अभी आपकी ही रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि 1967 तक इसका एक चलन था, यानी कि ये कोई राइट्स में नहीं था कि ये ऑलरेडी ये होना चाहिए। उसके बाद ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ क्योंकि उस टाइम पे लगभग स्टेट का चुनाव जनरल इलेक्शन के साथ हुआ करते थे। बात यह है कि जनसंघ के समय से जो कमिटमेंट था, फिर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना के समय से जो कमिटमेंट था, वो सारे कमिटमेंट वन बाय वन पूरे किए जाने लगे। चाहे 370 35A को हटाना, जो कि ऑलरेडी नेहरू जी ने कहा घिसते घिसते खत्म हो जाएगा, यानी कि वो भी मानते थे कि इसको हटाना जरूरी है, लेकिन उनमें क्षमता नहीं थी हटाने की, क्योंकि उनको शेख अब्दुल्ला को खुश करना था। दूसरा, राम मंदिर, क्योंकि वो मुद्दा ऐसा था कि बाबरी मस्जिद, उसमें कांग्रेस की सरकार ने नरसिंहा राव के साथ क्या हुआ कि उनके डेड बॉडी को सोनिया गांधी कांग्रेस कार्यालय तक नहीं ले जाने दिया था। कई ऐसे मुद्दे रहे जो कि राजीव गांधी, कई लोग उनके बस में, उनकी क्षमता ही नहीं थी उसको सॉल्व करने के लिए। मोदी जी के अंदर नेतृत्व में क्षमता थी और वो कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का। और जनसंघ की जब स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई, वन नेशन वन टैक्स, उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन। ये एक समझिए, ये बात बीजेपी या कांग्रेस के दायरे से बाहर होनी चाहिए। अगर आज आपके समय देखिए कि हम लोग डिबेट करते हैं, हर 3 से 4 महीना में कोई न कोई इलेक्शन आ जाता है, पता चलता है डेवलपमेंट का काम उस स्टेट से, फिर पता चलता है वहां पे पूरी सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम, वो सारे उपयोग में होने लगते, ढेर सारे धन बल, उनका उपयोग, मानो मतलब उनका डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में कहीं ना कहीं उनका ज्यादा उपयोग होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, भाई ठीक है, जहां कांग्रेस मजबूत होगी, अन्य दल मजबूत होंगे, राज्यों में जीतेंगे, जो भी स्थिति होगी। ऐसा तो नहीं बीजेपी कोट कर रही कि नहीं भाई हम तो पूरा ले, भाई जहां पे हमारी स्थिति मजबूत होगी हम जीतेंगे, वो अलग विषय है। दूसरी चीज है कि इसका एक प्रैक्टिकल पहलू आप देखिए। प्रैक्टिकल पहलू ये है, किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भाई आप आज बंगाल में चुनाव, कभी बिहार में चुनाव, कभी हरियाणा में चुनाव, कभी महाराष्ट्र में चुनाव, कभी दिल्ली की स्टेट का चुनाव, कभी यहाँ पे चुनाव, तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो लेजिस्लेचर का जो चुनाव होगा एक साथ हो जाएगा। और कुछ समय के बाद में जो पंचायती निकाय चुनाव या जिला पंचायत के जो ग्राम पंचायत चुनाव, उनका एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा, उसमें सबसे बड़ा पैसे का बचत होगा। और ये केवल बातें हैं कि एक चीजें जान लीजिए, जो कमिटमेंट मोदी जी करते हैं ना, 100% कहते हैं। अब्दुल्ला साहब कहते थे
अरे किसकी माँ के दूध पिया है कि 370 हटा के देखे। और महबूबा मुफ्ती कहती ठीक है, इस पर तो आएंगे। मैं एक छोटा सा सवाल बस, वो उसके बाद में फिर मैं चड्ढा साहब के पास भी जाऊं। ये बताइए मुझे कि ये 10 साल का समय क्यों इंतजार किया? इसको तो कर ही देना चाहिए था, ये कोई आज का विषय तो है नहीं। देखिए, ये जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है, जब बात होती करने के लिए, तो उसका एक पूरा देखा जाता है, भाई इसको हम कैसे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लाए और जैसे राहुल गांधी बोले खटाखट दे देंगे, पता चला हिमाचल में तनख्वाह देने पैसे नहीं। इसका जब स्ट्रक्चरल वो किया जाता है कि भाई इसको हम कैसे करेंगे, किस प्रोसेस से करेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से इसमें सारा कंसल्टेशन होता है, सारी चीजें होते होते आगे बढ़ती हैं, तो वो समय लगता है। लेकिन ऐसे थे राम मंदिर को लेके ये लोग डिबेट में कहते थे तारीख कब बताओगे, मंदिर कब बनाओगे, मतलब उसकी तारीख पूछा करते थे। कहते थे 1 नेशन 1 टैक्स को पूछा करते, 370 35 देख ले, चैलेंज करते थे किसकी मां ने दूध, किसकी मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाया हटा देगी, वहां पे तिरंगा नहीं लहराने देंगे। सारा चीज होता चला गया। जो कमिटमेंट है, डिलीवरेबल है, वो कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके व्यवहारिक पहलुओं पर बड़ी चर्चा हो रही है। संजय जी, मुझे बताइए इसके व्यवहारिक पहलू कि ये आपको कितना फिजिबल लगता है कि इस टेन्योर में हो जाए। अभी हालांकि अनिरुद्ध जी ने खुद अपने जवाब में ये बता दिया है कि समय लगा बड़ा चर्चा में, 10 साल का समय, हालांकि दूसरे इश्यूज भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पर फोकस हो रहा। लेकिन मैं देखता हूँ पिछले टेन्योर में जब रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हो तो थोड़ा सीरियस वाला पहल हुई, और अब प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा और फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो आपको इसकी व्यवहारिकता क्या लगती है? ये बात सही है, अभी हम फारूक अब्दुल्ला या अन्य लोगों को सुन रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के सामने 4 राज्यों 5 राज्यों में भी चुनाव की चुनौती आती है, तो उनको बड़ा सोचना विचारना पड़ता है कि कहाँ कैसे डेट्स देंगे, यहाँ पे हालात ऐसे होते हैं, इतने फेजेस में किया जाए। और फिर जब इतना बड़ा चुनाव होगा कि आप लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव को कर रहे हैं और फिर कुछ समय बाद पंचायत के चुनाव भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बर्डन होगा, उतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास होना है। ये भी कुछ, ये थोड़ा कुछ व्यवहारिक पहलू बताएं कितना फिजिबल है। देखिए, व्यवहारिक पहलू एक है आपका लिम क्वेश्चन का, और दूसरा जो अहम चीज है आपके सवाल की कि क्या इसके लाभ हैं। मैं 2 मिनट लगा के इसके बहुत सारे लाभ हैं 2-3 सूक्ष्म रूप से बताने का प्रयास करता हूं। पहला लाभ है, जैसा कि आपके प्रवक्ता भी बता रहे थे, कि एक धन बल जो इस्तेमाल होता है चुनाव में और जो सदैव लगे रहते हैं कि चुनावी मोड में सरकार रहती हैं, वो रुकेगा। एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आपने पूछा मुझसे प्रवीण जी, वो ये है कि क्या ये व्यवहारिक तौर पे लागू भी किया जा सकता है। देखिए, एक बात तो आपने भी अपने प्रारंभिक उद्घोषण में कही कि 17 साल, बल्कि 17 और 3 20 साल जो प्रारंभ के थे हमारे देश के 2 दशक, उन 2 दशकों में ये संपूर्ण रूप से लागू था। एक ही चुनाव हुआ करते थे पूरे देश के, तो व्यवहारिक है। पहली बात, हमको ये 10 साल तो 20 साल तो इसने इसी प्रकार से हमने सिस्टम को लगाया, लेकिन कई चीजें चेंज हो चुकी हैं। देखिए, पहले आपको याद होगा जब चुनाव हुआ करते थे तो 10-12 दिन तक वो प्रक्रिया चलती थी, काउंटिंग ऑफ वोट और ये वो। अब हम लोग आ गए हैं मशीन के ऊपर। कितनी मशीनें अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह संभव है। और एक इच्छा शक्ति का होना, जो अनिरुद्ध बार बार एम्फेसिस डाल रहे थे कि प्रधानमंत्री के अंदर इच्छा शक्ति है, तो अगर ये इच्छा शक्ति है तो आपने जो जवाब दिया ना, बहुत अहम जी संजय जी, जो जवाब दिया उसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ था कि इसमें बदलाव हो गया, जब पहले होते ही थे, तो वो भी समझना जरूरी है। देश की सियासत, राजनीतिक दलों की संख्या, कांग्रेस की टूट, उसके बाद जनता दल की टूट, इतने सारे क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ। आज हम ममता बनर्जी, एनसीपी, तमाम दलों को, ये सब कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज हम सियासत को देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की अलग, महाराष्ट्र की अलग, बिहार की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग अलग सियासत देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव, और इसमें जब लागू करते हैं तो जो यश कह रहे थे शुरुआत में, वो बड़ा अहम सवाल हो जाता है। संजय जी कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे। जी संजय जी। बस सिर्फ ये कह रहा था प्रवीण भाई कि इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पे इसे किया जा सकता। क्रियान्वयन के लिए अपने आप को, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे अहम मजबूती से काम किया जाएगा, तभी ये संभव है, नहीं तो ये फेलियर भी हो सकता है और इट कैन बाउंस बैक टू अस। जी जी,
सुनील जी, आप तो क्योंकि चुनाव के दौरान खासे व्यस्त हो जाते हैं और हम देखते हैं एक दो राज्यों के चुनाव हो तो व्यस्तता बढ़ जाती है। पूरे देश में चुनाव होगा, आपकी तो एनालिसिस करने में आपको, हालांकि आप एग्जिट पोल आदि इत्यादि करते हैं, तो ये व्यवहारिक चुनौती आप भी सोच रहे होंगे। मुझे बताइए, चुनाव करवाने के लिहाज से चुनाव आयोग के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, जैसा यश श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, और दूसरा मंशा कि राज्यों के प्रति मंशा जो है वो ठीक दिखाई नहीं पड़ रही है। ये दोनों चीजें मैं समझना चाहूंगा आपसे। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। प्रवीण जी, दो चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, व्यवहारिकता की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि सरकार अगर चाहे तो इसको एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन तो किया जा सकता है। जैसे प्रीवियस हम उदाहरण ले रहे थे, लेकिन दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात स्वतंत्रता के बाद शुरुआती 17 सालों तक थी, उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी और आज जनसंख्या कितनी है, शायद इसको हम डिबेट पे नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात अगर हम मंशा की करें, देखिए क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पूरे विश्व में हमारे लोकतंत्र का डंका बजता है। लोकतंत्र में अगर सिर्फ दो पार्टियां हों, अगर यूएस इलेक्शन की तरह हो या तमाम ऐसे इलेक्शन जहां पे सिर्फ दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है, जहां पे क्षेत्रीय पार्टियों का कोई प्रभाव न हो, वहां पर तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन ऐसे जगह पे जहां जितने प्रदेश उतने प्रदेश स्तर की पार्टियां, उनके अलग अलग मुद्दे उनको लेकर अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद लोकतंत्र के साथ, प्रदेश की पार्टियों के साथ और प्रदेश के लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को उजागर करने वाले उनके संगठनों के साथ ये जायज चीजें नहीं। कैसे कैसे तीसरी चीज, कैसे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट समझाइए। नहीं, ये पॉइंट समझाइए कि क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसानदायक कैसे। देखिए, क्षेत्रीय दलों के लिए क्या होता है कि जब आप बड़े कैनवास पे अगर कोई भी जनरल इलेक्शन की बात की जाती है, अगर आप उदाहरण के तौर पे देख लें, इंडिया गठबंधन की बातें की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक अलायंस लेकर आना मजबूरी था। अब क्या ऐसे ही अलायंस आप प्रदेश में चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश अलायंस के साथ में हो, महाराष्ट्र में अलायंस हो, तो कहीं ना कहीं इसके आने से जो अलायंस कल्चर है वो बढ़ेगा और अलायंस कल्चर बढ़ने से क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव कम होगा। आप इस चीज को समझिए, अगर आप अलायंस कल्चर में ले जाएंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव कम होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इसमें आप समझिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मेरी बात आप कंप्लीट कर लेने दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं अभी डाइवर्जन टेक्निक्स है। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं भिवानी में हूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर करते हुए। आप अगर आज का आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी अभी अपने रन रेट से बहुत पीछे चल रही है। यहाँ पर जिस तरह से माहौल है, पिछले कुछ दिनों पहले मैं महाराष्ट्र में था, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की बात कर लें, वो एक डोमिनेटिंग सिचुएशन पे दिख रही है। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहीं भी हितकर होने वाला नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर 2019 में हुई होती तो शायद उनके लिए फायदामंद। ठीक है सुनील जी, आपके पास पूरा अवसर रहेगा, हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा, मल्टीपल इश्यूज हो जाएंगे, एक एक करके इश्यूज पर बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल को कहीं स्थिर कर दें, क्योंकि हम आपको देखना भी चाहते हैं बड़े आराम से। आंखों पर बड़ा जोर लग रहा है, आपकी स्क्रीन लगातार हिल रही है। अनिरुद्ध जी, आप क्षेत्रीय दलों को टारगेट कर रहे हैं, आप क्षत्रप जो जिनकी राजनीति उभर कर आई है उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत के, क्षेत्रीय पंचायत के चुनाव होते हैं तो 3 स्तरीय चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उसी में क्या कहते हैं, पहले विलेज डेवलपमेंट, क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य का, ग्राम प्रधान का, क्षेत्र पंचायत सदस्य का और जिला पंचायत सदस्य का, यानी कि 4 बैलेट पेपर का एक साथ चुनाव होता है। चारों बैलेट पेपर पे वोट पड़ता है। उसी तरीके से जब निगम पार्षद और मेयर का चुनाव होता है तो निगम पार्षद का भी चुनाव हो रहा होता है और मेयर का भी चुनाव हो रहा होता है। 2 बैलेट पेपर वहां पे पड़ते हैं। तो ये चीजें नहीं कि क्या संभव क्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कन्वीनियंस है या किसके लिए क्या कन्वीनियंस है, देश इसके लिए, सरकारी इसके लिए नहीं चलती है। कन्वीनियंस देश के हित में क्या है वो ज्यादा जरूरी है। इसमें कौन अलायंस बनाता है, कौन कंपेन करने जाता है, कौन बीजेपी का लॉस होता है, कांग्रेस को लॉस होता है, बीजेपी को गेन होता है, समाजवादी पार्टी को लॉस होता है, ये मैटर नहीं है। ये मैटर सिर्फ ये है, एक साफ सुथरा, कम पैसे का, एक अच्छा 10 लाख पोलिंग स्टेशन है पूरे भारत में, लगभग 10 लाख के आसपास है। और उसके बाद करना क्या है भाई, विधानसभा का और लोकसभा का 2 चुनाव कराने हैं, 2 ही लोगों का है। अगर मान ले विधानसभा की उसमें अगर 2 मशीनें लगती हैं, 2 से 3 मशीनें लगती हैं, तो विधानसभा के लिए 2 से 3 मशीनें हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपके व्यवहारिक पहलू को अच्छे से समझ रहा हूं, आपका पॉइंट वैलिड है आपका। यश भाई, एक बात तो है कि आप लोकसभा चुनाव कराते हैं, पूरे देश में ही कराते हैं, वहां पर अगर मान लीजिए चुनाव आयोग इस बात में कंफर्टेबल है कि वो करवा पाएगा, तो आपका जो एक आरोप था, सुनील जी की बातों में भी वो आया कि क्षेत्रीय दल, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाएंगे या उनकी संप्रभुता पर कोई असर पड़ेगा? जी,
देखिए, जिस कारण से शुरू में ये प्रक्रिया एक साथ नहीं चल सकी, उसी कारण से ये प्रक्रिया फिर से एक साथ नहीं चल पाई, क्योंकि समय पर किसी का भी कंट्रोल तो है नहीं। यदि आज कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे कोई सीट खाली हो गई, तो क्या आप उसको 5 साल तक खाली रखेंगे? उसके बाद यदि जिन राज्यों में ये हार गए, क्या ये वहां पे अपना वो एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहूंगा। जी। रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी बनी थी, इन्हीं सारे, और वो ग्राफिक्स के जरिए चले, बहुत सारे व्यवहार कि जैसे मान लीजिए मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन गई, जैसे मान लीजिए कोई गठबंधन टूट गया, जैसे मान लीजिए किसी का, और भी बहुत सारे इफ एंड बट हैं उसमें, सारी कंडीशंस पर ही विचार किया गया। राजनीतिक दलों से जो बातचीत हुई है कि अलग अलग इसमें क्या होगा, और जब पहली बार होगा तो उसको कैसे करवाना है, इस पर भी विचार किया गया। तो उसी पर विचार चल रहा है। प्रवीण जी, मंथन चलने दीजिए, रिजल्ट का नतीजा देखिए, कि इंतजार कीजिए कि ये निष्कर्ष क्या निकालते हैं। अब दूसरा पहलू आता है इस चुनाव को मैनेज करना। तो जो सरकार या जो पार्टी देश में 20 लाख गायब हुई ईवीएम नहीं ढूंढ सकी, वो पूरे देश का चुनाव मैनेज कैसे करेगी? उसके बाद आती है बात खर्चे की। तो इनसे कहिए कि इनके पुल बनाने में 42 और गिराने में 52 करोड़ खर्च होता है। 100 साल का पुल 5 साल नहीं चलता है। यदि उसमें ये धांधली करना बंद कर दे तो देश का बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा। 22-25 लोगों को करीब 25 लाख करोड़ राइट ऑफ किया है, वो दे दीजिए देश को वापस। खर्चा हम उठा लेंगे चुनाव का। इस देश की जनता ही आपका खर्चा उठा रही है, कोई आपके नेताजी की जेब से नहीं जा रहा है। ये आप देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उसके लिए बहाने ढूंढते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और ऐसा और वैसा। असली बात यह है प्रवीण जी कि एक ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की लहर में पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल अपने पास आ जाए, और उसके बाद हम आधी तो पूरी जमीन उठा के बेच दें अडानी को, और बाकी की जमीन पे हमारे लड़के चाकू छुरी लेके घूमें। ये किसी की नियत है और उसके रास्ते में खड़ी है इस देश की। ये अपॉर्चुनिटी तो आपके पास भी रहेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के पास रहेगी। हम नहीं चाहते ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रवीण जी। यदि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते तो बीजेपी कभी खड़ी नहीं हो पाती। यश जी, मुझे स्पष्ट तौर पर बताइए, नियत पर सवाल। आपने एक सोशल मीडिया की बात भी कही है, आपने पुरानी चीजें, पुलों का जिक्र, पैसे बचाने की नियत बहुत। मुझे ये बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको लेकर क्या बुरी नियत हो सकती है? थोड़ा स्पष्ट तौर पर बताएं। क्षेत्रीय दलों के लिहाज से भी बताना चाहें तो वैसे भी बताएं। जी देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक तो ये कभी कर नहीं पाएंगे, ये तो आप लिख के ले लीजिए। व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है, क्योंकि जिन कारणों से आजादी के बाद नहीं हो पाया, उन्हीं कारणों से अभी भी ये मेंटेन नहीं रह पाएगा। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का ऐसा है कि मान लीजिए आज यदि सारे चुनाव होने की घोषणा हो जाए, तो क्या ये अपने जीते हुए राज्य छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें वापस जीतने की स्थिति में नहीं है। मान लीजिए जिन राज्यों में ये जीत गए, वहां इनके साथी दल कितने सुरक्षित हैं? इन्हीं की पार्टी में नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं अभी, जो जितने चुनाव हुए हैं उससे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। यदि वैसा कोई व्यक्ति आ गया और वो कहीं इधर उधर चला गया, तो चिराग पासवान के चाचा जी जब इनके पास आए तो इन्होंने चिराग पासवान को घर से निकाल दिया। उसके थोड़े दिन पहले तक वो हनुमान बने घूम रहे थे, अभी फिर सांसद हैं। तो ये कैसे उस चीज को मेंटेन करेंगे? नहीं, आप इनकी चुनौतियां मत, मैं चाह रहा हूं इनकी नियत बताएं। आप तो इनकी चुनौतियां बता रहे हो, वो तो इनके पास होनी चाहिए टेंशन। आप मुझे ये बताएं, इनकी नियत पर आपको क्यों सवाल आप खड़े कर रहे हैं? इनकी नियत का ऐसा है प्रवीण जी कि इनके लोग गौरक्षक बने हुए मारपीट करते हैं और 550 करोड़ ये चुनावी बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर्स से लेते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, और वो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो क्लिप है वो गुजरात की जनता सड़क के गड्ढों पे बजाती हुई घूम रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, सुनिए प्लीज। नहीं, देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रवीण जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए उसके बारे में अभी इनके क्या काम होंगे वो नहीं कह सकता हूं। फिर भी ये जरूर कहने की कोशिश करूंगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का उपयोग, यदि ऐसी कोई कमेटी है, यदि उसकी कोई रिपोर्ट है, यदि उन्होंने कुछ भी विचार विमर्श इनका निष्कर्ष पे पहुंचा है, तो सरकारी आधिकारिक रूप से। मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा, आप आशंकित हैं, स्पष्ट तौर पर आपको नहीं पता नहीं प्रवीण जी, मुझे स्पष्ट रूप से पूर्ण विश्वास के साथ ये पता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ चुनाव में एक हवा बनाने के लिए फैला रहे हैं। ये नहीं हो सकता। मेरा सवाल बरकरार है, मैं उस पर आऊंगा अनिरुद्ध जी, लेकिन तो नहीं, नियत मैंने आपको बताई है प्रवीण जी। देखिए, जिसकी नियत साफ होती है
वो देश की जनता को नफरत और डर नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत क्या होगी? चलिए वो सारी चुनौतियां, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, वो एक जगह है, चुनाव आयोग की चुनौतियां हैं, क्षेत्रीय दलों की चुनौतियां हैं, लेकिन बीजेपी इससे क्या, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, फारूक अब्दुल्ला ने एक इशारा किया, राष्ट्रपति चुनाव एक इशारा था, वो एक व्यवहारिक पहलू को बताते हैं। ऐसा कोई पॉइंट हो आपको लगता हो कांग्रेस की तरफ से आप रखना चाहें तो उसको अवश्य रखें। प्रवीण जी, सीधी सीधी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन करके निश्चित रूप से ये सारे चुनाव खुद जीतना चाहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये कहेंगे कि भैया हम सिर्फ एक जगह जीतेंगे, बाकी सब दूसरे। तो इनको फायदा होगा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी सारे चुनाव जीतती चली जाएगी, इनको ज्यादा फायदा होगा? नहीं, मुझे ये दिखता है साफ साफ कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे बीजेपी की नियत एब्सोल्यूट कंट्रोल ठीक है। मैं प्रवीण जी मुझे एक बात कहने दीजिए। ये ब्रेक पे जाने से पहले नेहरू जी के बारे में रोना चालू किया था किसी ने यहाँ पे, तो भैया जो कोई भी थे वो चाहे 100 सिर के हो जाएं, वो नेहरू जी के पैरों की धूल बराबर नहीं हो सकते। यदि आपने नेहरू का नाम लिया तो मैं इतिहास के वो पहलू खोलूंगा जो आप सुन के सिर्फ कुर्सी से भागेंगे या चिल्लाने लगेंगे। तो यहाँ की बात यही कीजिए, इतिहास में मत जाइए। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि नेहरू जी का जिक्र हुआ था, लेकिन ठीक है, चलिए फिर भी सुनील, हुआ था। ठीक है सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। आप बीच में एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, यही वाला मेरा प्रश्न है, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि व्यवहारिक चुनौतियां वो सब एक तरफ है, उनको नहीं बात करते, क्षेत्रीय दलों पर खतरा, बीजेपी की नीयत पर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन तो एक अच्छा प्रयास हो सकता है। नहीं, देखिए प्रवीण जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने आज से 10 साल पहले कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ऐसे कंडीशन में जब पार्टी के ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हों, उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा हो, तो किसी एक पार्टी के लिए फायदे वाली अगर वह कहीं न कहीं केंद्र की राजनीति में है और जो है केंद्र की राजनीति में है, बड़ी पार्टी के रूप में है देश की, तो फायदा हो सकता है। वर्तमान सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी को वन नेशन वन इलेक्शन से कोई बहुत फायदा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसको आप सापेक्षिक तरीके से समझिए, क्योंकि अगर वैसे फायदा हो रहे होते तो तमाम प्रदेशों में जहां पे इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस ने अलग अलग दलों के साथ गठबंधन में लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो नहीं होता। पहली चीज है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी एक आप देखें संसद से लेकर और सड़क तक विपक्ष के द्वारा थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष एग्रेसिव हो गया है, वो बैकफुट पे है। एक ऐसे माहौल आपको दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं करके फ्रंट फुट पे रख के एक डाइवर्जन टेक्निक का यूज कर रही है कि आने वाले स्टेट इलेक्शन हो, झारखंड के हो, महाराष्ट्र के हो, हरियाणा की चीजें हो, वहां पे एक इशू बनाया जा सके और इनको डिबेट की सब्जेक्ट को चेंज किया जा सके। तुलनात्मक रूप में अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से जो मैं भी संबंधित हूं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, यह बोलना बड़ा आसान है, लेकिन हमें भी एक्सक्लूजन करने में पार्टी कितनी एक्सक्लूड कर पाएगी, दैट इज वी आर नॉट डैम श्योर। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह एक चर्चा का विषय है। हर सरकारें अपने ऊपर जब कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड में विपक्ष आ जाता है तो कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे डाइवर्जन टेक्निक हो जाए, चर्चा का विषय कुछ और बदल जाए। लेकिन भारतीय जनता हालांकि नहीं सुनील जी, इस पॉइंट में एक कमजोरी ये है कि आज का विषय नहीं है। गोविंद जी की कमेटी को बनाना हो, इस पर विचार विमर्श हो, बहुत पहले आपने खुद कहा कि 10 साल पहले या जब शुरुआत हुई थी मोदी टेन्योर की, मोदी 1.0 की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अभी तक जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो करते रहे हैं। अब वो कन्विक्शन की, इच्छा शक्ति की बात है, और ये बात सही है आपकी कि मोदी लहर वाला कोई टाइम होता जो पहले टेन्योर के समय देखने को मिल रहा था, तब इसके फायदे नफा नुकसान बीजेपी के पलड़े में देखे जा सकते थे। लेकिन अगर आज बीजेपी ये बात करती है तो ये कहना कि वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं बड़ा अटपटा और अजीब लगता है। प्रवीण जी, मैं एक छोटी सी बात आपको कर रहा हूं, छोटी सी बात। देखिए, इलेक्शन कमीशन में अभी 3-4 प्रदेशों के चुनाव होने, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, महाराष्ट्र का एक्सपेक्टेड था, जो है हरियाणा की चुनाव की बात कर ले, झारखंड की बात, एक माइलस्टोन तो देना चाहिए था ना सरकार को कि 4 प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं। आप समझिए, अगर आपकी नीयत ऐसी ही थी तो चारों प्रदेशों को आपने अलग अलग क्यों किया? क्योंकि आपको लग रहा था कि हमारी पूरी मैकेनिज्म्स, हमारे पूरे तंत्र एक साथ सभी प्रदेशों में नहीं लग सकते हैं, हम चुनाव को अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में चुनाव होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की उस तरह से चीजें आती हैं। तो मुझे लगता है कि कथनी और करनी में साफ बड़ी अंतर है। हाँ, ये भी अगेन वो बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब ये तो एक तरीके से आप बता रहे हैं कि अगेंस्ट वाली बात है, ये तो और बीजेपी को मजबूत करती है कि अगर वो आज ऐसा नहीं कर रहे और आगे ऐसा करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, आगे मैं आप प्रवीण जी फिर वही कह रहा हूं,
बात सिर्फ नियत और कन्विक्शन की नहीं है, सिर्फ दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट फॉर द टीवी। आप नरेशन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नरेटिव सेट किया जा रहा है, नरेटिव सेट किया जा रहा है। आप यू मार्क माई वर्ड, अगले 2 सालों तक आप वन नेशन वन इलेक्शन पे कोई कार्रवाई, आज का दिन और तारीख नोट कर लीजिए और मेरे वर्ड कर लीजिए, ये चर्चाएं होंगी और चर्चाएं होती रहेंगी, क्योंकि ऐसे कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी कभी वन नेशन वन इलेक्शन करती है तो दैट वुड बी सुसाइडल फॉर दैट पार्टी। मेरा एक जो अनिरुद्ध जी ये पॉइंट अपने पास रखिएगा। संजय जी, क्या आपको लगता है कि अभी टाइम बहुत लगेगा? 10 साल तो भी चर्चा में, विचार विमर्श में लगे, एक बार फिर ये बात सामने आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3.0 बड़ा इंपॉर्टेंट है मोदी जी के लिए, तो इसमें शायद कन्विक्शन के साथ ये आ जाए। देखिए, समय मुझे नहीं लगता ज्यादा लगेगा। अगर इच्छा शक्ति है और उसका मन इन्होंने बना लिया है तो समय का तो कोई रूप ही नहीं है। जब समय आएगा, चुनाव, मेरे ख्याल से अगले चुनाव में अगर ये व्यक्त करना चाहते हैं, अगर, फिर से मैं बार बार, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लिखिए, सबसे पहले जो बताया, आधारभूत ढांचा वैसा तैयार करना पड़ेगा, अपनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं तो बल्कि सुनील जी की बात से थोड़ा सा डिफरेंट कहता हूं, यश जी की बात से थोड़ा डिफरेंट कहता हूं। ये कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। अरे भाई, मैं तो कहता हूं क्षेत्रीय पार्टियों को लाभ होगा इससे। तो लोकसभा में भी वो भेजेंगे और राज्य, अपने राज्यों में तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसा भी संभव है ना, क्यों नहीं? हर परिकल्पना हो सकती है। जब ये कह रहे हैं बीजेपी को लाभ होगा, तो मैं दूसरा इसका प्रारूप ये भी कहता हूं ना, अगर आज ये चुनाव वेस्ट बंगाल में हो तो वहां पे वेस्ट बंगाल में एमएलए की सीट्स ज्यादा आएंगी, अगर तो एमपी की सीट्स भी साथ ही साथ बढ़ जाएंगी टीएमसी की, अगर इफ एट ऑल वी सी इट फ्रॉम दैट एंगल। ऑफ कोर्स सिमिलरली अगर हम इसको बीजेपी के एंगल से देखते हैं तो बीजेपी का जो है या जो अन्य पार्टियों का भी उसमें राज्य में दखल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तो जैसा बता रहे थे अभी कि निश्चित तौर पे तो उस समय क्या चल रहा है लोगों के मनों में, वो बहुत ठीक है। क्विक रिस्पांस सुनील जी, फिर मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। ये जंप क्विक रिस्पांस एक आपके पॉइंट पे, क्विक रिस्पांस। प्रवीण जी, संजय जी जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर एक लाइन कहना चाहता हूं। देखिए क्या है, जब आप कभी भी जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे उसमें नहीं होते हैं। जो पार्टियां सेंट्रल लेवल पे हैं, जो पार्टियां बड़े हैं, उनके मुद्दे होते हैं। 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुद्दा क्या था? मोदी जी या इंडिया गठबंधन? कहीं ऐसा तो नहीं था ना कि मोदी जी या सपा, कहीं ऐसा तो नहीं था मोदी जी ममता बनर्जी, कहीं ऐसा तो नहीं था मोदी जी वर्सेस जो है बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह से चीजें करेंगे तो छोटी पार्टियों को अपने विजन और विचारधारा को लोगों को समझाने में कठिनाई होगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे आप एक जनरल इलेक्शन के तौर पे जो वेव क्रिएट होगी, जो माहौल क्रिएट होगा, वो जनरल इलेक्शन का होगा। जो पार्टी उस समय केंद्र में मजबूत स्थिति में होगी, हो सकता है कि 4 साल बाद, 4.5 साल बाद जो इलेक्शन होने हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं जो राज्य के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में। मैं यश जी आऊंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी बड़ी देर से चर्चा को सुन रहे हैं, उनको भी शामिल करना जरूरी है। अनिरुद्ध जी, मुझे ये बताइए, एक बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि कन्विक्शन है, इच्छा शक्ति है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी कर दी गई है, भाई कब तक हो रहा है, क्यों इतना समय लग रहा है? और दूसरा, इसको इस बार कर ही दिया जाएगा, और ये क्या राम मंदिर और 370 जितना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रवीण जी, मैं वही फिर से दोहराऊंगा, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बार बार में डिबेट में लोगों से यही पूछा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, भाई राम मंदिर कब बनेगा, आप तारीख तो बताइए। 370 कोई हटा नहीं सकता, 35 ये कर नहीं सकता। बात घमंड की, हटाने और करने की नहीं है। बात यह है कि देश के लिए क्या जरूरी है। देश के लिए जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा कितना कौन डाउन होता, कौन अप होता, इसके लिए चुनाव आयोग नहीं बना, क्योंकि मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भारत के अंदर है। वो अपना चुनाव लड़े, जो भी करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। चुनाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पारदर्शी तौर पर, कम खर्च में, सही समय पर और उन सारे संसाधन का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, पार्टियों के डेवलपमेंट के लिए नहीं, जनता के डेवलपमेंट के लिए उनका उपयोग किया जाए। जब ये डिजिटल इंडिया का बात हुई तो कहा गया, अरे भाई यूपीआई पेमेंट से क्या होगा, लोगों को क्या होगा, कैसे होगा, लोग कैसे हो जाएंगे। आज पूरे विश्व में जितना डिजिटल पेमेंट होता है उसमें 50% से ज्यादा हिस्सा भारत का है। जब बात आई कि वन नेशन वन टैक्स पे बात आई, तो अरे कैसे, आज इतनी आसानी है कि बेबिल पे पता चला, एक जगह टैक्स को वो करता है, उसके बाद वो ट्रक लेके चला जाता है, नहीं तो अदरवाइज हर चुंगी हर नाके पे सेल टैक्स
ऑफिसर्स को, उनके कर्मचारी को भी दिक्कत होती थी, ट्रकर्स को भी दिक्कत होती थी। तो वो सारी चीजें एक्यूमुलेट, एक प्रोसेस टू प्रोसेस, आज हम 2024 के देश में है। आज हम ज्यादा समय केवल चुनाव पे, भाई हम ही लोग हैं, बैठ के डिबेट चर्चा करते हैं, ये ऐसे होगा, हम लोग फिर डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे, बैठ के डिस्कशन करेंगे, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या सारी चीजें होंगी, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी उसमें समय देंगे। अब कौन पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, किसका लॉस होगा, किसका नहीं लॉस होगा, वो तो आज भी क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय दल हो। भाई कांग्रेस 2014, 2019, 2024 का चुनाव लड़ती है और 99 पे आके अटक जाते हैं। इनको उसमें ढोल पीटने मजा आता है। हम अपना एक लंबा टारगेट 400 लेके चलते हैं, 240 हमारी आती, हम अपनी सरकार तीसरी बार प्रधान, उसके बावजूद भी हम लोग अभी हम विषयांतर नहीं करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा अभी तक रही है। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवीण जी, क्योंकि ये शायद आखिरी सेक्शन है तो मेरा निवेदन है, मुझे मेरी बात कहने दी जाए बिना रोके। उसके बाद यदि आप कुछ पूछना चाहें या कोई आपका मतभेद हो तो जरूर बताइए। इन्होंने, बीजेपी ने, अभी जो बीजेपी के व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए डिजिटल इंडिया और यूपीआई की इन्होंने बात की, तो मैं उसी उदाहरण से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। जो नियत और उसके नतीजे पर जो सवाल है, एनपीसीआई की स्थापना यूपीए ने की थी, यूपीआई उनका आइडिया था, ये आ गए उस पर श्रेय लेने। और आज मार्केट में ये खबर उड़ रही है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स लगाने के लिए निर्मला सीतारमण जी विचार कर रही हैं। ये इनकी नियत है। इनका भ्रष्टाचार और अपराध और इनके नेताओं की हरकतें वो सब हम जाने देते हैं फिलहाल। अब आते हैं नतीजे पे। तो जब नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके फोरफ्रंट पे नेहरू जी थे और उनका स्टांस क्लियर था कि हम किसी भी तरीके से ऐसी युद्ध में अपने देश को भागी नहीं बनाएंगे। और 120 से ज्यादा देशों के नेता नेहरू जी उस समय थे। आज ये क्योंकि दोनों तरफ जाने के चक्कर में थे फोटो खिंचवाने के लिए, आज अजीत डोभाल जी पुतिन के सामने जाके रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री पुतिन को रिपोर्ट करते हैं? क्या हमारे देश की छवि इससे ऊपर जा रही है? ये नतीजा है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भाजपा हर जगह अपनी नियत के लिए बदनाम है, वो सिर्फ इस एक मुद्दे में अचानक पाक साफ हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जिसका हर प्रोजेक्ट फेल, हर इनिशिएटिव फेल, वंदे भारत कई गायों से टकराने के बाद उसका नाम आज बदल दिया है, वो भी फेल, वो इनका इनिशिएटिव सफल हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। आप लिख के ले लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में यदि धरातल पे उतरे तो ये राजनीति से खत्म हो जाएंगे, आरएसएस को भी मुश्किल हो जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है और इनकी नियत साफ नहीं है। ठीक है यश जी, मैं चाहूंगा, मैंने देखिए आपको कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते आपने बहुत सारी बातों को कनेक्ट करने का जरूर प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं मानता कि इन संदर्भों के जरिए हम इस विषय को समझ सकते हैं, चाहे वो डोभाल साहब की पुतिन जी से मुलाकात हो या कोई अन्य मसला हो। खैर, मैं जानता हूं कि बीजेपी प्रवक्ता ने एक मुद्दा उठाया था तो आपने उसको आधार बनाया, हालांकि हमारी चर्चा एक अलग स्तर पर है। सुनील जी, एक मुझे ये चीज़ ज़रूर समझाइए आप, और बहुत संक्षेप में क्योंकि क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, कि आपने नैरेटिव की बात कही, बीजेपी नैरेटिव कैसे चेंज कर देगी? मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज और पहले भी कहते रहे हैं, आपने 15 अगस्त पर भी सुना, उससे पहले भी बात होती रही, इलेक्शन के पहले ये बात करके डाइवर्ट किया जा रहा है, कोई नैरेटिव बनाया जा रहा है, ऐसा क्या, और इस नैरेटिव से क्या फायदा होगा? देखिए प्रवीण जी, दो चीजों को समझिए। इलेक्शन इज ऑल अबाउट नैरेटिव्स। प्रदेश के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, ये नैरेटिव्स की होती है। मैं देखिए किसी पार्टी की वकालत करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट के पास आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो लोकसभा हो या तमाम प्रदेशों में इनको विपक्ष से टक्कर मिल रही है, मुकाबला मिल रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे से लेकर बेरोजगारी जैसे मुद्दे प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप इस चीज को नैरेटिव डाइवर्जन टेक्निक्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी अपने समय में करती रही है, और आई कैन गिव 1000 ऑफ एग्जांपल अलग अलग जगहों पे। नैरेटिव डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि जब आपके ऊपर तमाम अलग अलग तरह से प्रश्न आ रहे हों तो आप एक नए विषय पे चर्चाएं शुरू कर दीजिए, नए विषय पे चीजें जो डाइवर्जन कर दीजिए। तो यह कहीं ना कहीं इन चुनावों में, जिससे विपक्ष आपके ऊपर उन मुद्दों को लेकर सवाल करना शुरू कर दे कि आप क्या अस्मिता खत्म करने जा रहे हैं प्रदेश की पार्टियों को। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक डायलॉग टेक्निक्स जो पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती आई है। भारतीय जनता पार्टी कोई नई नहीं है जो इसमें यूज कर रही है, ये पिछले 50-60 सालों से नैरेटिव इस तरह से सेट जी, आपका पॉइंट क्लियर है। जी, आपका पॉइंट क्लियर है कि अनिरुद्ध जी, आपके पास कोई और बड़ा मुद्दा नहीं है, तो आप ये एक शिगुफा छेड़कर डाइवर्ट कर दे रहे हैं चर्चा को।
देखिए प्रवीण जी, हमें लगता है कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो शायद पढ़ के नहीं आए हैं, और सुनील मिश्रा जी जो बार बार नैरेटिव की बात करते हैं, 14 मार्च 2024 को जो कमेटी गठित हुई थी उसको 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट करना था, और 14 सितंबर 2024 को 6 महीने पूरा हो रहा था, इसलिए उस 6 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करना। अब वो चुनाव हो रहा हो, क्या हो रहा हो, वो डाइवर्जन हो रहा हो, क्या हो रहा, बीजेपी को लॉस हो रहा हो, भाई यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में एज में नहीं है, वहां कोई और पॉलिटिकल पार्टी वहां एज में है। तो ये 6 महीने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मोदी जी का कि जो देश हित के निर्णय होंगे। आप ही बताइए, नोटबंदी करके लोग नोट रख के चुनाव लड़ते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी करके 2017 का चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। तो जाहिर पर नैरेटिव नहीं है, वो है कि चीजों को सुधारना, रिफॉर्म करना किसी चीज को। जब किसी चीज को रिफॉर्म किया जाएगा, ऐसे जब वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, कैसे हो जाएगा, पोलियो उतने साल में नहीं हुआ, उतने साल में नहीं हुआ। हम भाई 2024 कौन सी रिपोर्ट यश जी पड़ेगा? कौन सी रिपोर्ट? जो रिपोर्ट ये सितंबर में सबमिट कर रहे थे, सितंबर तो आ गया ना, 14 सितंबर निकल गया, कहाँ है रिपोर्ट? अब कहाँ है रिपोर्ट भैया? आपने कहा 6 महीने में रिपोर्ट आनी थी, कहाँ है रिपोर्ट? जी अनिरुद्ध जी आपसे ही बात कर रहे हैं। ये पढ़ के नहीं आए, कांग्रेस समर्थक पढ़ के नहीं आए हुए हैं, इनको पढ़ना, इनको पढ़ के इनको ये पता नहीं था कि डिबेट आज इस पे होनी है, ये पढ़ के नहीं आए हैं। अगर ये डिबेट इस पे होती, तैयारी करके आते और उस पे चर्चा होती, ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, आज 16 सितंबर हो गई है, 6 महीने हो गए, रिपोर्ट कहाँ है? चलिए इस पर डिस्कशन पढ़े नहीं है, इसका मतलब पढ़ के नहीं आए। सुनील जी कोविंद ने जब रिपोर्ट, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने जब रिपोर्ट को दिया, उस पे चर्चा हो रही है। ठीक है, डिबेट का टॉपिक ठीक है, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे संजय जी के पास भी जाना है। जी सुनील जी बोलिए अपनी बात। देखिए प्रवीण जी, दो चीजें समझिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अपनी पार्टी की तरफ से बातें कर रहे हैं, वो बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन दो चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं, तमाम प्रदेशों की ग्राउंड पे रहते हैं, ये वन नेशन वन इलेक्शन हो या ऐसी कोई भी चीजें भारतीय जनता पार्टी या कहीं न कहीं मोदी सरकार लाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि 0.5 या 1% सैंपल साइज में इनको सर्वे भी कर लेना चाहिए। क्या भारत के लोग या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन पीपल आर दे लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स? अगर आप बिना सर्वे, बिना रिसर्च के करे इन सब चीजों को लाएंगे तो जनता का फायदा क्या होगा? देखिए फायदे क्या होंगे, इन नैरेटिव्स पे डिपेंड करते हैं कि आपके लिए फायदा हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे हालांकि ये एक प्रेसिडेंस बन जाएगा। देखिए आप जो एक बात कह रहे हैं ना, ऐसे तो जितने कानून आएंगे उस पर फिर यही प्रक्रिया लागू कर दी जाए तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसकी कानून की बात नहीं है। नहीं प्रवीण जी, ये समझिए, ये कानून की जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे, प्लीज मौका दीजिए, बोलिए संजय जी। मैं कह रहा हूँ, सुनील जी कह रहे हैं क्या पता सर्वे किया हो। सुनील जी, इसका ज्ञान आपको मालूम नहीं हो कि ना हो, अनिरुद्ध जी बताएंगे कि सर्वे क्या पता हुआ हो कोई। भाई देखिए, ये एक बहुत एकेडमिकली अगर आप मुझसे पूछें, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और अगर ये लागू होता है तो बिल्कुल सही बात है कि हमारी पॉपुलेशन मल्टीफोल्ड बढ़ गई है। बड़ा मुश्किल है लगाना, लेकिन अगर ये होता है तो इसका बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा पैसों का लाभ होगा। दूसरा बड़ा लाभ ये है कि सरकारें इलेक्शन मोड से हटेंगी तो सही। हमेशा आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, जहां इलेक्शन होता है वहां के वोट पे। हाँ ठीक है, वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट में हमने भी लिखा है कि 5 साल जो है फिर वो निर्बाध रूप से चाहे राज्य की अच्छा मैं बता दूं संजय जी कि सुनील जी का काम जो है सर्वे का है, इसलिए उन्होंने सर्वे वाली बात नहीं कही, वो बड़े भारी एक्सपर्ट है इसके। जी सुनील जी बोलिए। मैं संजय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आप फीलिंग समझिए। कहीं ना कहीं प्रदेश मेरे एक प्रश्न संक्षेप में 30 सेकंड। संजय जी, क्या होता है जब प्रदेश के चुनाव में किसी केंद्र की पार्टी को सही परिणाम नहीं आते हैं तो केंद्र में भी उसे काम करने के लिए प्रेशर आ जाता है, समझिए साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। आप हरियाणा हारे, उत्तर प्रदेश जीते या कहीं इस तरह की चीजें, तो केंद्र में आप क्या करते हैं, फिर लोक लुभावनी या जनता के प्रति जो ऑटोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट इन सेंटर है वो नहीं होती है। इसको आप समझिए और सोचने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, देखिए मैं माफी चाहूंगा जनरली किससे बीजेपी को एज मिलेगा। दोनों बातें सुनील जी आप एक साथ कह रहे हैं। एक तरफ आप मैं सच बताऊं आपको, आज जो भारत का सवाल में चर्चा रही, मैं चाहूंगा मेरी टीम प्लीज कृपया मुझे स्क्रीन पर लाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की जो डिबेट रही है वो बिल्कुल लगभग उसी लेवल पर है जहाँ पर ये वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट सचमुच में चल रही है। यानी कि अभी इसको लेकर बड़ा विचार विमर्श होना है और इसको लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। यानी इतनी आसानी से और जल्दबाजी में समाधान नहीं निकलेगा। हाँ, एक बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी का कन्विक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं कि उनके इस टेन्योर में वन नेशन वन इलेक्शन वाला ये सपना बीजेपी का साकार होता है, नहीं होता है, इस पर लगातार चर्चा होती रहेगी।